नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। युगे युगे क्रांति व्याख्यान भाग 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। ऑनलाइन कक्षा के इस दूसरे सत्र की शुरुआत करने जा रहा हूं। पहले भाग में हम लोगों ने युगे युगे क्रांति की एक सामान्य बातचीत जो है वो प्रस्तुत की थी आपके बीच। तो युगे युगे क्रांति की जो शुरुआत है उसके बारे में हमने जाना था, जिसमें हमें नाटक के कथ्य के बारे में पता चला कि उसका कथ्य है क्या, उसमें किसका वर्णन किया गया है, ये हमने जाना था। कि पहला जो कथ्य है वो क्या है। कथ्य है कि जिसमें हमें 5 पीढ़ियों का वर्णन जो है वो देखने को मिलता है। 5 पीढ़ियों में हमें वहां पे कुछ पात्र मिलते हैं सूत्रधार द्वारा, जिनका परिचय करवाया जाता है कि पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4, पुरुष 5। ये लगभग 5 पीढ़ियां जो 1875 से लेके आधुनिक समय तक 1942 के बाद के समय तक जो है वो अलग अलग पीढ़ियों का जो है वो वर्णन इसमें हमें मिलता है। इसके बारे में हमने जाना था। तो पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3 जो हमें पुरुष 1 के रूप में, 2 के रूप में, 3 के रूप में वो बताए गए थे। आगे चल के कथा वस्तु को आगे बढ़ाते हुए सूत्रधार जो है वो हमें पुरुष 1 के साथ, यानी कि जो पुरुष 1, 2 के नाम से चल रहे थे, अब वो हमारे सामने अपने असली नामों के साथ सामने आने लग गए हैं। इस भाग में हम पुरुष 1 के बारे में, और आज का जो मुख्य हमारा केंद्र बिंदु है चर्चा का वो यही है कि पुरुष 1 जो पात्र के रूप में हमारे सामने आता है, जिसका नाम कल्याण सिंह है। ये जो पात्र थे पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4 और बीच में कुछ एक स्त्री 2, नारी जिसको कहा गया है बीच में, ये सब पात्र आपस में झगड़ते हुए दिखाए गए हैं। कि पहला वाला पुरुष जो है वो कहता है मैं क्रांतिकारी था, दूसरा वाला कहता है नहीं आप नहीं क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी तो हम थे, आप तो प्रतिक्रियावादी थे। तो इसी प्रतिक्रियावादी होने पर विद्यार्थियों का कुछ सवाल आया कि क्रांतिकारी या प्रगतिशीलता तो समझ आई, लेकिन ये प्रतिक्रियावाद समझ नहीं आया। तो आप कथा को जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे आपको खुद ब खुद समझ आएगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि जो लिटरेचर के विद्यार्थी होते हैं वह साहित्य को या अपनी मूल पाठ को, मूल टेक्स्ट बुक को जो है वो पढ़ना चाहिए। इसके बिना हम लोग जो है वो किसी भी सवाल को कर नहीं सकते हैं। सवालों को तभी हम कर सकते हैं जब हमने अपने टेक्स्ट को पढ़ा हुआ हो। तो ये हमारा जो कोशिश है, हम सवालों को करेंगे, सवालों पर बातचीत करेंगे आगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये हमारा कोशिश है कि हम टेक्स्ट को थोड़ा थोड़ा समझें ताकि हमारे पास कुछ बचा रहे, कि हम किसी पेपर में, एग्जाम में जब बैठें तो हमारे पास कुछ हो। और आप इसके साथ सहयोग दे रहे हैं, ये ज्यादा अच्छी बात है। पहले वाला टास्क जो कल का मैंने आपको दिया था, किसी कारण से कल मैं वीडियो नहीं बना सका, लेकिन कोशिश पूरी थी। 15-20 बार मैं कोशिश पे लगा कि कर पाऊं, लेकिन घरेलू व्यस्तताओं के ओर चलते ऐसा काम नहीं हो पाया। फिर भी छोड़िए, जो हो गया, आगे हम चल रहे हैं। तो बच्चों का सवाल था कि प्रतिक्रियावाद समझ नहीं आया, ये क्या हो सकता है। जो उसके एक दूसरे पे वो जो आक्षेप लगा रहे हैं कि नहीं हम क्रांतिकारी थे, आप प्रतिक्रियावादी थे। तो इसको सामान्यतः समझने के लिए हम उदाहरण देंगे कि आज की पीढ़ी, आज का दौर इस तरह का बन गया है कि जिसमें पढ़ने के लिए मोबाइल फोन बड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है। यह जरूरत बन गई है। मैं पढ़ा मोबाइल से रहा हूं, आप पढ़ मोबाइल से रहे हैं, समय की जरूरत आ गई है। लेकिन आज ही के दौर में आपके पास कोई कोई बुजुर्ग हैं या जो है वो कहते हैं कि जिस जमाने में फोन नहीं थे उस जमाने में कौन सी पढ़ाई नहीं हुआ करती थी। तो ऐसे ही, यानी कि आज के समय की जरूरत है। आज के समय की जरूरत के अनुसार जब हम चल रहे हैं, हालांकि फोन पे कितना ही अच्छा आदमी पढ़ा पाएगा, और ये वन वे कन्वर्जेशन जो है या कम्युनिकेशन जो है वो उतनी इफेक्टिव नहीं होती है,
क्लास में टीचर की अपनी आजादी होती है, यहाँ पे वो आजादी नहीं होती है, ना ही हम वो लेक्चर उस तरह से दे पाते हैं। फिर भी तो बात चल रही थी कि प्रतिक्रियावाद क्या है। तो प्रतिक्रियावाद समझने के लिए कि जो क्रांति का विरोध करता है, सामान्य शब्दों में हम समझेंगे क्रांति भी जो है वो कुछ लोग क्रांति को आज के दौर में तो शब्दों का यानी कि इस तरह का ह्रास होता जा रहा है, या उसका मीनिंग इस तरह से जोड़ लिया जाता है कि क्रांति का जब नाम लिया जाएगा तो मतलब खून खराबा होगा, सिंहासन पलट जाएंगे, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ऐसा नहीं है। प्रस्तुत नाटक छोटे छोटे बदलावों को चिन्हित करता है, जो एक बड़े बदलाव का रूप लेकर हमारे सामने आज हमारे बीच, जिसमें हम आज थोड़ा आज हम खुले समाज में जी रहे हैं, वो पहले किस तरह का था, इसका एनालिसिस हमें इस नाटक से जो है वो मिलता है। तो प्रतिक्रियावाद क्या हुआ कि जो व्यक्ति क्रांति का विरोध कर रहे हैं, नए विचारों का विरोध कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास पुरुष एक जो है कल्याण सिंह का जो समय है 1875 के आसपास का है, और इस पीढ़ी के जो समाज था, भारतीय समाज था, उसमें पुरुष को, पति को इतना भी अधिकार या हक नहीं था कि वह अपनी पत्नी का मुंह देख सके। पर्दा प्रथा का प्रचलन था। इस पर्दा प्रथा में मानव की भावनाएं किस तरह से सिमटी रहती थी, किस तरह से पति भी अपनी पत्नी को देखना चाहता है पर देख नहीं पाता है, और पत्नी भी मन ही मन अपने पति को देखना चाहती है, लेकिन अपने मन को दबाना उसको सिखाया गया है स्त्री को कि अपने मन की नहीं सुननी है, मन को दबाना है। तो ये दोनों का जो संवाद चलता है, इसके बीच उस पुरानी इस रूढ़ी को तोड़ते हुए कल्याण सिंह कैसे भी करके, जतन करके, दोनों कल्याण सिंह और रामकली इस निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं, इस जगह तक, इस स्थिति तक, इस परिस्थिति तक पहुंच जाते हैं कि वह एक दूसरे का मुंह देख लेंगे। और जब वह ऐसा कर लेते हैं तो कल्याण सिंह को अपने पिता से डांट डपट के साथ मारपीट भी सहन करनी पड़ती है। हो हल्ला समाज में हो जाता है कि फलां के घर ऐसा हो गया है, वैसा हो गया, उन्होंने ऐसा कर दिया, यानी कि उसको बेशर्मी माना जाने लगा। तो यह जो कल्याण सिंह का पर्दा प्रथा के विरोध में उतरना और पिता का उसको पीटना, ये जो पिता को उसको पीटना है, ये प्रतिक्रियावाद माना जाएगा। यानी कि साधारण शब्दों में हम समझने की कोशिश करें तो जो प्रगतिशीलता के मार्ग में विरोधक बन के आता है, अवरोधक बन के आता है, उसको रोकने का प्रयास करता है, वह प्रतिक्रियावादी कहा जाएगा। तो इसलिए उनके बीच, तमाम पात्रों के बीच एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगते हैं, और फिर उस कथ्य तक पहुंचा जाता है कि कैसे पहली वाली पीढ़ी जो है वो अपनी कुछ रूढ़ियों को तोड़ के आगे निकलती है, लेकिन जब अगली वाली पीढ़ी उन रूढ़ियों को या वर्तमान उस समय की समस्याओं को, बुराइयों को खत्म करके कुछ नया स्थापित, कुछ नए मूल्यों को स्थापित करना चाहती है, तो पुरानी पीढ़ी जो है वो किस तरह से उसके मार्ग में बाधा बनती है, बाधा ही नहीं बनती है, यहां तक कि उसको कई तरह का फिजिकल टॉर्चरनेस सहन करना पड़ता था। घर से उनको निकाल दिया जाता था, मानसिक प्रताड़ना को सहन करना पड़ता था। ये सच जो है वो हमारे सामने नाटक 1875 के आसपास के दौर को हमारे बीच लेके आता है। तो सूत्रधार हमें अपने नए पात्र के साथ मिलाते हुए कहता है कि जानिए, देखिए कि उसकी क्रांतिकारिता क्या है, कल्याण सिंह की क्रांतिकारिता क्या है। उसका वर्णन करते हुए सूत्रधार कहता है कि पहले ही पात्र को लो, जानते हो इसने क्या क्रांति की है। लगभग एक सदी पूर्व सन 1875 की बात है, तब इसने अपनी पत्नी का दिन में मुंह देखा था।
सूत्रधार ने कहा था कि मैं अपने पात्रों के माध्यम से क्रांति की खोज कर रहा हूं। तो ये छोटी सी, आज के समय में हमें यह बिल्कुल छोटी सी सामान्य सी घटना लग सकती है कि कल्याण सिंह ने कौन सा कोई बड़ा कदम उठा लिया है, लेकिन उसके उस दौर में अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो कल्याण सिंह का यह एक बड़ा कदम था पर्दा प्रथा के विरोध में। लोगों के बात तो छोड़िए, जिसमें पति को अपनी पत्नी का मुंह देखने का अधिकार तक नहीं था, इस कुप्रथा के विरोध में कल्याण सिंह उतरता है। तो इसी का वर्णन जो है वो हमें 1875 की पीढ़ी में कल्याण सिंह और रामकली के माध्यम से देखने को मिलता है। और उस समय की स्थिति क्या है यह हमें देखने को मिलती है। तो नाटक की शुरुआत हो जाती है और सूत्रधार और देवी प्रसाद जो है वो दर्शक दीर्घा में चले जाते हैं। दर्शक दीर्घा में चले जाने का मतलब वह दर्शकों के बीच आगे जाके बैठ जाते हैं। तो कुछ बच्चे गलती कर रहे थे कि मैं उनको बोला था, कल का जो उनको टास्क दिया था उसमें मैंने बोला था कि आप जो पढ़ा जो 30 पेज या 15 पेज आपने पढ़े हैं उसका सार लिख के दे दीजिए। तो वह सूत्रधार को भी लेखक मान रहे थे। ऐसा नहीं है, आपको उस दिन भी बताया कि सूत्रधार नाटक का एक पात्र है, एक ऐसा पात्र जो क्या करता है, नाटक की कथा वस्तु को दर्शकों के सामने रखता है और उसको एक व्यवस्थित रूप देते देते नाटक को उसके अंतिम चरम तक ले जाता है और दर्शकों को नाटक की कथा वस्तु को संप्रेषित करने में सहायता करता है, कम्युनिकेट करने में सहायता करता है। तो देवी प्रसाद सवाल करता है कि यह भी कोई बात है कि अपनी पत्नी का मुंह देखना भी जो है वो पाप समझा जाता था। जी हां, जिस समाज में हम जी रहे हैं यह कितना संकुचित था, इसको अगर जानना हो तो यह नाटक हमारी बड़ी मदद करता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको जब भी आप ये वीडियो सुन रहे हो, लेक्चर सुन रहे हो, तो किताब को साथ रखें और किताब इसको सुन के फिर अपनी किताब को पढ़ने की कोशिश करें। हम ऐसे ही अलग अलग कड़ियों को लेके आके हम इसका पाठ प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद हम प्रश्नों को अच्छे से आपके बीच जो है वो डिस्कस करेंगे, जिससे आपको अच्छी मदद मिलेगी और आपके पास काफी मटेरियल हो जाएगा कि आप आराम से सुनने के बाद भी आप आराम से अपने पेपर को जो है वो प्रश्न पत्र को जो है वो हल कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। आपको कुछ चीजें याद रह सकती हैं। माना कि क्लासरूम का जो है वो अपना डिसिप्लिन होता है, उसका एक अपना नजारा होता है, वो यहां से नहीं दिया जा सकता है। फिर भी मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहा हूं कि आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने में कोई परेशानी ना आए। टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जब पढ़ना है, जब आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो किताब को साथ रखें। तो सूत्रधार और हमारा देवी प्रसाद जब उधर चले जाते हैं, दर्शक दीर्घा में चले जाते हैं, तो हमारे सामने एक युवक और युवती जो है वो सामने आ जाते हैं, मंच पर आ जाते हैं। पुरुष जिसका एक पात्र का नाम क्या है, कल्याण सिंह है, दूसरे का रामकली है। आपको कथा से मैंने परिचित करवा दिया है लगभग। तो थोड़े थोड़े उनके डायलॉग जरा देखिए। ये स्थिति है जिसमें कि एक पति अपनी पत्नी का मुंह तक नहीं देख सकता है, तो उसकी कुढ़न कैसी है, उस समय के पुरुष की पीड़ा क्या थी, उस पीड़ा को अभिव्यक्त करता हुआ कल्याण सिंह का ये संवाद देखिए कि उस कुढ़न को अभिव्यक्त करता हुआ कल्याण सिंह का ये संवाद कि मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं उसका यानी अपनी पत्नी का मुंह भी अच्छी तरह देख सकूं। तो रामकली का संवाद सुने। रामकली कहती है कि हम कुलीन लोग हैं, हमारी यही कुल रीत है, बड़े बुजुर्गों के रहते जवान लोग अपनी घरवाली का मुंह नहीं देखा करते, दिन में उनके पास नहीं आते। यह बेशर्मी और बेअदबी है। यह वह समाज है जिसके यह हमारा अतीत है, इसको जानने की कोशिश करनी चाहिए। और लेखक ने बड़े सिमेट्रिकल वे से, बड़े व्यवस्थित तरीके से हमें आज के आधुनिक समाज तक के सामाजिक विकास को, छोटे छोटे बदलावों को
चिन्हित करते हुए हमें बताया है कि आज जिस हम गुणात्मक परिवर्तन के बीच जी रहे हैं वह मूलतः किन छोटे छोटे प्रयासों से गुजर कर यहां तक हम पहुंचे हुए हैं। तो देखिए कि वो क्या कहती है कि अपनी पत्नी के पास आना दिन में, और ये बेशर्मी और बेअदबी की बात है। कल्याण सिंह कहता है, क्या तुमने मेरे साथ अग्नि देवता को साक्षी रखकर फेरे नहीं लिए थे? क्या तुम मुझे प्यार नहीं करती हो? तो रामकली कहती है कि प्यार की बात दूसरी है। प्यार कोई जताने की चीज नहीं है, प्यार तो कोठे वाली जताती है, इसलिए पुरुष उनका मुंह देखते हैं, ये उसकी बात है। तो यानी कि एक स्त्री मन से अपने पति को प्यार कर रही है लेकिन मुंह नहीं दिखाती है, क्योंकि ये एक मूल्य सिद्ध कर दिया है, एक बुराई मानी जा रही है उस समाज में। ये एक ऐसा मूल्य है कि पति के सामने भी पत्नी ने जो है वो अपना मुंह जो है वो नहीं दिखाना है। तो ये मूल्यों का टकराव पुराने मूल्यों के साथ, अंततः राम कली को कल्याण सिंह जो है वो मना लेता है या इस जगह पर ले जाता है कि तुम ही सुनाओ, क्या तुम्हारा मन नहीं करता है मुझे देखने का? तो वो कहती है, हां मन तो करता है, सब चीजें देखते हुए भी तब भी आपको देखने का मन करता है। और इसी तरह से आगे बात जब चलने लगती है तो वह उसको मना लेता है कि हम किस किस तरह से वो प्लान करते हैं। आप नाटक को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और वो तो इसी जगह पे रामकली एक जगह कल्याण सिंह से कहती है, कहीं तुम उस नंगे बाबा के पास या उस बाबा के पास तो नहीं जाने लगे हो? वो ऐसी पढ़ाई पढ़ाने लगा जो कहता है कि जो किसकी बात करता है वह नंगा साधु, किसकी बात करता? औरतों और भंगी चमारों को पढ़ाना चाहिए, जो ऐसी बातें बोलता है। ये एक बात जोड़ के, ये छोटा सा संवाद जोड़ के और साधु का जिक्र करके लेखक ने उस समय औरत और हमारे समाज का एक हाशिए का समाज जिसको आज हम कह रहे हैं, भंगी और चमार जिसको इसमें कहा गया है, इस समाज के लोगों को पढ़ना लिखना वर्जित था। तो वह साधु क्या करता था? उस तमाम उन परंपराओं रूढ़ियों को धत्ता बताकर इनके पढ़ने की सिफारिश, गुजारिश और इनका प्रोधा बना हुआ था। तो इसके पक्ष में वो कहता है कि वो कहती है, कहीं उसने तुझे जादू तो नहीं कर दिया है? वो बोलता है, तो वो बताता है, उस साधु की विशेषताएं बताता है कि वह वैज्ञानिक चेतना का आदमी है, वह इन जादू टोनों पर, अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता है। तो एक बच्चे का सवाल था कि उस साधु को जादूगर क्यों कहा गया है? हम संवादों को समझने की कोशिश करनी होती है, उसकी व्यंजना को समझने की कोशिश करनी होती है कि कहने वाला पात्र इस बात को किस अंदाज में कह रहा है। तो अंदाज क्या है कि जब हम किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं तो हम साधारणतः ये बात कहने लगते हैं कि उसने तुझे वश में कर लिया है, या उसने तुम्हारे पर या आप पर कोई जादू टोना कर लिया है। तो इसी चीज को अभिव्यक्त करने के लिए वहां पर उस साधु को जादूगर कहा गया है, जो कि वास्तव में जादूगर है नहीं, जो जादू टोनों का, अंधविश्वासों का विरोध करने वाला है और जो कहता है कि स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार होना चाहिए, जो कहता है कि हमारे जो आज के समय के, जिनको आप एससी कह रहे हैं, इस कैटेगरी के लोगों को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, इनको पढ़ाना चाहिए, जो इस अधिकार की बात कर रहा है। तो मूलतः रामकली और कल्याण सिंह की जो बात है वो यहीं से चलते चलते दोनों एक दूसरे को आपस में जो है वो सहमत हो जाते हैं इस बात पे कि हम इस तरह से देखेंगे, और देख भी लेते हैं। और ये देखना, सूत्रधार के शब्दों में हमें पता चलता है बाद में कि ये देखना उसको कितना महंगा पड़ता है। उसके पिता से, यानी कि कल्याण सिंह को अपने पिता से मार खानी पड़ती है और समाज में उसकी जो है वो बेइज्जती होती है, और तमाम समाज जो है वो इस पे हो हल्ला करने लगता है। तो हम आज के लेक्चर को यहीं रखेंगे, अगली कड़ी को
फिर लेके आपके बीच आऊंगा जल्दी ही। नमस्कार, धन्यवाद। और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी और यहीं पे। और एक बात ध्यान रखें कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई और विषय पर किसी भी क्लास का विद्यार्थी अगर समझना पढ़ना चाहता हो कुछ तो वो अपनी बात रख सकता है और मैं कोशिश करूंगा कि उनको कुछ ना कुछ जरूर अपनी तरफ से दूं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।